हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स वाले चैप्टर के वन शॉट लेक्चर का दिन। फाइनेंशियल मार्केट्स वाला चैप्टर जो है मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हें इसमें प्राइमरी के बारे में पढ़ाऊंगी, सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी एंड पूरा डिटेल में बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो छूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कहीं और जाके देखना पड़ेगा। पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि पूरा एक ही बार में बैठ के वन शॉट में ही तुम पूरा लेक्चर सुनोगे। वो कंसिस्टेंसी मेरे को चाहिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ 1 घंटा, तुम्हें एक बार में 1 घंटा बैठ के पढ़ना है। तो तुम्हारे नाम की अटेंडेंस और साथ में प्रॉमिस मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा पूरा लेक्चर एक बार में सुनेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज ले लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बहुत सारा कंटेंट हम डालते हैं, हर जगह फॉलो करना है। आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। वन शॉट में करते हैं इसको खत्म। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स का। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, हमारे देश में या किसी भी देश में, इस दुनिया में हम सबको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के बाद हमें उस पैसे को कहीं ना कहीं सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि उस पैसे से हम और पैसा बना सकें, ठीक है ना। तो जो हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड होते हैं, वो ओनर्स ऑफ फंड होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे होते हैं बिजनेस फर्म्स। ये जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, ये बोरोअर्स ऑफ फंड होते हैं। इनको हर वक्त पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, इनको हर वक्त पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था ना, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट होती ही नहीं थी। हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर मैं एक हाउस होल्ड हूँ, अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरी सैलरी आई, मैंने लेट्स से मेरी सैलरी आई 80,000 रुपए, उसमें से कितना खर्च कर लूंगी, 20,000 खर्च कर लूंगी। तो बचे हुए 60,000 रुपए मैं क्या करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और मेरे पास पहले की बात कर रही हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। अच्छा चलो लैंड खरीद लूंगी कोई, ठीक है, एक काम। दूसरा काम, अगर कोई लैंड नहीं खरीद सकता, 60,000 में थोड़ी ना कोई लैंड आएगा, तो दूसरा इंसान क्या करेगा, बैंक में पैसा डालेगा। अब तुम बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, बैंक में तुम अपनी एफडी करा लो, बैंक में अपना पैसा डाल के रख दो। फिर बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को आगे किसी भी बिजनेस में लोन देना चाहे, किसी भी बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहे, वो करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली अपनी मर्जी के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, हमें तो अपना पैसा बैंक में ही डालना पड़ता था। अब बैंक को जो बिजनेस अच्छा लगे वो उस बिजनेस को लोन दे सकता था, पर हम डायरेक्टली बिजनेस के पास नहीं जा सकते थे। इससे क्या हो रहा था, हमें पैसा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, पर हम अपनी मर्जी के बिजनेस में नहीं डाल सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में क्या आई, फाइनेंशियल मार्केट्स आई। फाइनेंशियल मार्केट एक स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जहां पर हम इंसान, हम हाउस होल्ड डायरेक्टली बिजनेस फर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपने मर्जी के बिजनेस में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो पुराने टाइम में मैं ये 60,000 की एफडी कराती बैंक में, और बैंक फिर उसको आगे लोन में दे देता। लेकिन आज के टाइम में मैं इस 60,000 रुपए से खरीदूंगी शेयर्स। किसके शेयर, जो मुझे अच्छा लगे, रिलायंस अच्छी लगे, अडानी अच्छा लगे, गूगल अच्छा लगे, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी लगे, या इंडिया की टीसीएस अच्छी लगे, कोई भी दूसरी कंपनी जो मुझे अच्छी लगे, गोल्ड अच्छा लगे, सिल्वर अच्छा लगे, किसी का भी शेयर मुझे खरीदना हो, ईटीएफ खरीदना हो, मैं खरीदूंगी। क्यों, क्योंकि मेरा पैसा और मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इस कम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या बनी, फाइनेंशियल मार्केट क्या बनी, एक मिडल मैन बनी बिटवीन द हाउस होल्ड्स जिनके पास पैसा है एंड द बिजनेस जिनको पैसा चाहिए, ठीक है जी। बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा चाहिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। बैंक्स के थ्रू एंड फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हमारा जो फंड है वो एलोकेट होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द बिजनेस फर्म्स, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन हमें इसमें बैंक की बात तो नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की। बैंक तो हमें पता ही है क्या करता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर द बोरोअर्स एंड द लेंडर्स। बोरोअर कौन है, कंपनी, बिजनेस। लेंडर कौन है, हाउस होल्ड। सो बोरोअर्स एंड लेंडर्स को ब्रिंग टुगेदर किया जाता है फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल एसेट क्या हुए, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स,
ठीक है। तो शेयर्स जैसे फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट किया गया, एक्सचेंज किया गया इन दोनों के बीच में और सबसे प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी में लगाया गया। देखो आज मुझे पता है कि मैं रिलायंस में लगाऊं कि अडानी में लगाऊं, जो बेस्ट लगेगा उसमें लगाऊंगी। अब बैंक का कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, बैंक कहीं और मेरा पैसा लगा देता, लेकिन मैं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें लगा सकती हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या क्या फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के? सबसे पहला तो है एक्रोनिम, तुम देख सकते हो रैम्प, ठीक है। सबसे पहले तो एक्रोनिम हमारे पास क्या है, रैम्प, RAMP, रैंप चढ़ना है भैया फाइनेंशियल मार्केट में जाके। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो इतने लार्ज वॉल्यूम पे जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं कि ना उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम पड़ती है। मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करती हूँ, शेयर सेल करती हूँ, तो मुझे पर ट्रांजैक्शन 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा इतना देना पड़ता है, 0.123 इतना इतना कुछ देना पड़ता है। सो द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स है ना, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इससे मेरा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, मनी भी बचता है, सब कुछ बचता है। एड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, लिक्विडिटी है, अगर मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीदा है, मेरा मन चाहे तो मैं 10 साल उसको ना बेचूं, पर मेरा मन चाहे तो मैं 10 सेकंड के अंदर उसको दोबारा सेल ऑफ कर सकती हूँ। सो टोटली लिक्विड है, जब दिल करे जौन सा शेयर जब मर्जी बेच सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हर कोई बैठा है, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, पूरी दुनिया बैठी है। तो पूरी दुनिया में कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा तुम्हारा शेयर, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आपकी जो सेविंग्स है पहले वो आपके घर पे पड़ी है कैश की फॉर्म में, अब तुम उसको उठाओगे स्टॉक मार्केट में डालोगे, फिर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू तुम्हारा पैसा किसी बिजनेस में लग गया, अब वो बिजनेस उससे कोई एसेट खरीदेगा, कोई प्रोजेक्ट लगाएगा, तो तुम्हारी जो सेविंग्स है वो सबसे प्रोडक्टिव यूज में जा रही है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बोले तो शेयर्स, हर एक कंपनी का जो शेयर है उसके उसको सही प्राइस मिलता है, ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और वहां पे जो बेस्ट प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम में जो प्राइस आता है, वो उस प्राइस पे हर एक शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। तो रैंप टोटल 4 फंक्शंस हमें करवाता है, कौन, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट हमारी, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स या फिर स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या क्या आता है? दो तरीके की मार्केट्स आती हैं, एक आती है कैपिटल मार्केट, एक आती है मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर फर्दर दो तरीके की मार्केट आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। एक कंपैरिजन देखते हैं कैपिटल और मनी मार्केट का, एक कंपैरिजन देखते हैं पहले कैपिटल और मनी मार्केट का, फिर देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, वो बाद में आएगा। पहले कैपिटल और मनी मार्केट देखो। कैपिटल मार्केट जो है, ये जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, वही जो है कैपिटल मार्केट हमारी है, ठीक है। और दूसरी क्या है मेरी, मनी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि मनी मार्केट में हमारे जैसे छोटे लोग, गरीब लोग, जिनके पास कम पैसा है ना, इंडिविजुअल्स, रिटेलर्स, वो इसके अंदर काम नहीं करते। हमारे जैसे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। जो मनी मार्केट है, जो मनी मार्केट है, इसमें आपको बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ मनी एट एनी पॉइंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जैसे कि टी बिल्स होते हैं जो शुरू ही 25,000 रुपए से होते हैं, मतलब मिनिमम 25,000 तो आपको लगाना ही पड़ेगा, हर किसी के पास तो नहीं होता 25,000। तो यहाँ पे इसी वजह से इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट नहीं करते अपना पैसा। दूसरी चीज, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक साल के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि एक साल के अंदर मिलता है, इसकी वजह से इसमें रिस्क भी कम है और इसमें रिटर्न भी कम है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, जैसा मैंने बोला कि रिलायंस का शेयर आज खरीदूं, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, जब दिल करे तब बेचूं, तो ये लॉन्ग टर्म है। जैसे ही टर्म लॉन्ग होता है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, तो रिटर्न भी ज्यादा आता है और तुम्हारा जो रिस्क है वो भी ज्यादा हो जाता है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा। शॉर्ट टर्म में रिस्क भी कम लेकिन रिटर्न भी कम। लेकिन इसमें तुम पैसा कम लगा सकते हो, 10 रुपए, 100 रुपए, इसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम होती है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में है। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसमें अलग अलग चीजें आती है, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, ठीक है, ये सब इसमें आता है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटी, फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हर कोई इसके अंदर आता है। मतलब कैपिटल मार्केट में तो हर एक इंसान, ठीक है, छोटे छोटे रिटेल, रिटेल मतलब इंडिविजुअल, आपके और मेरे जैसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
हमारे से लेकर बड़ी से बड़ी सरकार, आरबीआई, हर कोई यहाँ तो करता ही है, हर कोई यहाँ करता ही है। लेकिन यहाँ पर आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग नहीं होते, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है ना? और ये बहुत फास्ट है कि कभी आज 1 लाख रुपए चाहिए, कल वापस, आज 10 लाख रुपए चाहिए, कल वापस, है ना? बहुत फास्ट है, बहुत लार्ज अमाउंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आरबीआई है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल कंपनीज़ है, गवर्नमेंट है, यहाँ पर यूजुअली ये बड़े लोग ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा जी, तो मनी मार्केट में क्या है? अब एक बार देख लेते हैं। मनी मार्केट में क्या है? टाइम पीरियड बहुत कम है, 1 साल या उससे कम। फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश को मीट करते हैं कि टेम्परेरी आज अगर किसी बैंक को 10 करोड़ चाहिए, अब बैंक में तो 10 करोड़ यार बहुत आम सी बात है ना? और वो एक ही दिन के लिए चाहिए। टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए मनी मार्केट में जाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे होते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। लेकिन कैपिटल मार्केट में टाइम पीरियड लंबा होता है। फंड्स जो है आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाते हो, जैसे कि कुछ अगर खरीदना है कंपनी ने, है ना, प्लांट मशीनरी वगैरह, लॉन्ग टर्म एसेट, तो वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएगी, ठीक है? इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये वो, ठीक है? मनी मार्केट के एक बार इंस्ट्रूमेंट्स हम देख लेते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहली है कॉल मनी। कॉल मनी बहुत सिंपल चीज है। कॉल मनी एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी ऑन कॉल वापस करवा सकते हो। मतलब अगर आपसे आज मैंने पैसा लिया, आप ऑन कॉल कभी भी मुझे कॉल करके बोल सकते हो 2 दिन में, 3 दिन में, कि मुझे मेरा पैसा आज के आज वापस करके जाओ, और मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऑन कॉल कभी भी वापस हो सकता है। तो ये क्या है? टर्म फाइनेंस है, रीपेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब ऑन कॉल, कि अभी कॉल किया, मेरा पैसा वापस दो, तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? यूजुअली इंटर बैंक ट्रांसफर होता है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया है शॉर्टेज ऑफ कैश को मीट करने के लिए, ठीक है? टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए ये होता है, ठीक है? 1 से 15 दिन तक का टाइम पीरियड होता है, ठीक है? एंड इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, ठीक है? और इसके इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट बोला जाता है, ठीक है? अगला कमर्शियल बिल या फिर ट्रेड बिल, ये है उसके लिए कि अगर आपको उधार पे, अगर आपको क्रेडिट पर जो है गुड्स लेनी है, अगर आपको उधार पे कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, उधार पे कोई फिनिश गुड्स, कुछ उधार पे सामान खरीदना है, तो ट्रेड बिल आप उसके लिए देते हो कि मैंने सामान ले लिया, बदले में एक ट्रेड बिल दे दिया कि जिसमें लिखा होगा कि इतना सामान लिया है, इतना पैसा देना है, इतने टाइम बाद, इतने इंटरेस्ट के साथ देना है, ठीक है? तो उधार पे सामान खरीदने के लिए ये कंपनीज ऐसा करती हैं। तो अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। 90 दिन का यूजुअली टाइम पीरियड होता है, ठीक है? और इसको बैंक के साथ डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है। पढ़ते थे ना 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, कि बैंक के पास जाके बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा सकते हो। बैंक से अभी पैसा ले लिया और बैंक 90 दिन बाद जाके पैसा आपका ले लेगा, ठीक है? अच्छा, अगला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करती है? सरकार। ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करती है? हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है? सो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उधार पे लोन चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जनता को ट्रेजरी बिल दे देती है। तो जनता ट्रेजरी बिल खरीद लेगी, पैसा सरकार के पास आ जाएगा। फिर सरकार ट्रेजरी बिल का पैसा उनको वापस कर देगी, जब भी वापस करना होगा, 1 साल में, है ना, जब भी उनका दिल होगा। और जो ट्रेजरी बिल है, ये मिनिमम 25,000 से तो शुरू होता है और आगे भी 25-25 हजार का ही खरीदा जा सकता है, ठीक है? 14 डेज से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सरकार, ठीक है? सरकार की शॉर्ट टर्म कैश के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए होता है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है फुल प्राइस में। अब ये तो तुम पढ़ते हो ना अकाउंट्स में कि डिस्काउंट पे इशू किया, 10 रुपए वाला 8 रुपए में इशू किया, लेकिन रिडीम किया 10 रुपए का, तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म में अगर तुम्हें कोई अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि तुम्हें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और बदले में तुम कोई भी कोलेटरल नहीं दे सकते, तुम बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो एक अनसिक्योर्ड लोन है जो कि कमर्शियल बैंक देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, ठीक है? ये यूजुअली कब किया जाता है? जब ना लोन, जब जो बैंक है ना, बैंक के पास डिपॉजिट तो आ नहीं रहा, लेकिन लोन की जो डिमांड है वो बहुत हाई है, तो बैंक क्या करेगा आपको, क्योंकि बैंक के पास कैश है ही नहीं, तो वो तुम्हें लोन दे नहीं सकता क्योंकि कैश ही नहीं है, तो वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा, यानी कि एक पेपर दे देगा। उस पेपर पे बैंक लिख के दे देगा कि हाँ इतना लोन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम उस पेपर की मदद से आगे जाके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है?
ये भी 14 दिन से लेके 1 साल तक का हो सकता है, ठीक है? और ये नेगोशिएबल होता है, तुम इसको किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? एंड लास्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड एक प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड मतलब कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। प्रोमिसरी मतलब प्रॉमिस नोट है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है? अब मान लो मेरा कोई एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है, ट्रस्टवर्दी है, बहुत अमीर है, मुझे पता है कि पैसा दे देगा, पर आज नहीं दे रहा, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, तो मुझे एक कमर्शियल पेपर दे दे, है ना, कि तू हाईली क्रेडिट वर्दी है, रिप्यूटेड फर्म है, तू मेरे से सामान ले जा, पैसा ले, तू मेरे से जो है काम करवा ले और पैसे के बदले में कमर्शियल पेपर दे दे, ठीक है? कमर्शियल पेपर यूजुअली कब यूज होता है? ब्रिज फाइनेंसिंग के टाइम पे, कि जब मुझे आईपीओ लेके आना है और आज मेरे पास पैसा नहीं है आईपीओ को फंड करने का, आईपीओ की फ्लोटेशन कॉस्ट का, तो मैं क्या बैंक को क्या बोलूंगी कि ना आज पैसा नहीं है, आज मैं कमर्शियल पेपर दे देता हूँ और उस पर प्रॉमिस लिख देता हूँ कि हाँ, मेरा प्रॉमिस है कि जब आईपीओ आ जाएगा तब तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा, आज तुम मुझे लोन दे दो, ठीक है जी? अगेन 15 दिन से 1 साल तक का होता है और नेगोशिएबल होता है, आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? ये 4-5 टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो सरकार का ट्रेजरी बिल, ठीक है? एक कॉल मनी जो ऑन डिमांड वापस करनी है, एक ट्रेड बिल जो क्रेडिट सेल के लिए होता है, फिर हमारे क्या हो गए कमर्शियल पेपर और हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है? पहले 3 तो आसान है ना, ट्रेजरी सरकार की ही होती है, टी बिल, ठीक है? कॉल मनी ऑन कॉल वापस, ट्रेड बिल ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विसेज के उधार के लिए, ठीक है ना? ये 3 तो नाम इजीली याद हो जाएंगे। अगले 2 जो है थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना तो याद हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं हम हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरीके की हो सकती है, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होती है? हमारी शेयर मार्केट ही होती है, ठीक है? लेकिन इसके भी आगे दो टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। देखो जैसे ही कोई कंपनी बनती है तो कंपनी बाय डिफॉल्ट शेयर मार्केट में अपने शेयर नहीं बेचने लग जाती। कंपनी को पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, अपना आईपीओ निकालना पड़ता है, और उस आईपीओ के बाद जब लोग तुम्हारे शेयर पहली बार खरीदेंगे उसके बाद जाके तुम शेयर मार्केट में लिस्ट होते हो। अगर पहली बार में ही लोगों ने तुम्हारे शेयर ना खरीदे, 90% जो तुम्हारा आईपीओ का अमाउंट है लोगों ने नहीं खरीदा, तो तुम शेयर मार्केट में लिस्ट ही नहीं हो सकते। तो कोई भी कंपनी बाय डिफॉल्ट पैदा होते ही शेयर मार्केट में नहीं चली जाती, उसको पहले एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने का। तो जब वो पहली बार शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करवाती है, जब वो पहली बार अपने शेयर्स जनता के सामने रखती है, और जब पहली बार जनता कंपनी से उसके शेयर खरीदती है, वो सारे का सारा कार्यक्रम कहाँ पे होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है, ठीक है? सो टेक्निकली बेटा है तो ये भी शेयर मार्केट है ना, है तो ये भी शेयर मार्केट। बस फर्क इतना है कि जब कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लेके आती है तो वो प्राइमरी मार्केट उसको बोल दिया जाता है, मार्केट वही है, मार्केट वही है। बस ये पहली बार लोग अपने कंपनी अपना शेयर बेच रही है, कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, ठीक है ना? यहाँ पर एक साइड पे कंपनी होती है, एक साइड पे इन्वेस्टर होता है, कंपनी शेयर बेचती है, पैसा कंपनी के पास जाता है, ठीक है जी? लेकिन अब कंपनी ने पैसा ले लिया, अब वो शेयर मार्केट में आ गया, शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई कंपनी। अब स्टॉक मार्केट में कंपनी नहीं आएगी दोबारा। अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा? एक इन्वेस्टर शेयर बेचेगा, दूसरा इन्वेस्टर खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, तीसरा खरीदेगा, तीसरा बेचेगा, चौथा खरीदेगा। कंपनी का रोल अब खत्म हो गया, आईपीओ के बाद कंपनी का रोल खत्म हो गया। ठीक हो गई बात? तो वो जो है उसके बाद वाला सारा कार्यक्रम कहाँ पे होता है? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मार्केट में वो सारा कार्यक्रम होता है। मार्केट वही है, स्टॉक मार्केट ही है, शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। बस जब पहली बार लाते हो तो उसको प्राइमरी मार्केट बोल दिया जाता है। अब जब वो लिस्ट हो ही गया फिर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लग जाता है। ओके जी? सो प्राइमरी क्या है? डील्स विद द न्यू इशू, also referred to as the new issue market. Securities issued by the company directly to the investor. कैसे कैसे इशू कर सकते हो? एक तो होता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि अगर कोई कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर पहले से उसने अपने शेयर सेल कर रखे हैं, लेकिन अब उसको और पैसा चाहिए, अब उसको और शेयर बेचने हैं, तो कंपनी क्या करेगी? दोबारा से अपने शेयर बेचेगी, ठीक है ना? पहले मैंने 10 लाख करोड़ के शेयर बेच रखे हैं, लोगों ने खरीद रखे हैं, मेरे पास है उनका पैसा, पर अब मुझे 10,000 करोड़ के और चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? दोबारा से शेयर अपने बेचूंगी स्टॉक मार्केट में जाके। लेकिन अब जो मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मेरे एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं
उनको ऑफर करना पड़ेगा और एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करना पड़ेगा। और जब वो खरीद लेंगे उसके बाद जो बचेंगे फिर वो मैं मार्केट में इशू कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें राइट इशू करना है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को और पैसा चाहिए, तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दाम पे बेचेगी शेयर और फिर उसके बाद बाहर बेच सकती है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तुम्हारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है ना? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किताब होती है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है तुम्हारे बारे में, है ना? तो वही जो है तुम्हें एक प्रोस्पेक्टस निकालना होता है और उसके थ्रू तुम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल सकते हो। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम्हारी सारी मैंडेटरी लीगल डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। सो जब बहुत लार्ज पैसा चाहिए होता है तो जो है इससे प्रोस्पेक्टस के थ्रू किया जाता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है और लोगों को बोला जाता है कि आइए आके हमारे शेयर्स आप खरीदिए, ठीक है। ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या है कि जब ना कंपनी क्या करती है, अपने ब्रोकर्स को शेयर बेच देती है एक एग्रीड प्राइस पे। मतलब मेरे को जनता के साथ जाके ना माथापच्ची नहीं करनी, मुझे जनता के साथ जाके बात ही नहीं करनी कि भैया शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। नहीं, मैं किसके पास जाऊंगी? मैं जाऊंगी ब्रोकर के पास। और ब्रोकर कौन होते हैं? बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। मैं उनको जाकर के बोलूंगी कि भैया तुम मेरा शेयर खरीद लो और फिर तुम जाके आगे पब्लिक को बेच दो एक हायर रेट। इससे कि कंपनी की सिरदर्दी है वो बच गई, कंपनी को अब लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है? मैं सीधा कुछ एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पकड़ूंगी, जैसे कि यार बड़े बड़े जो शार्क टैंक के शार्क्स होते हैं, मैंने उनको पकड़ा फॉर एग्जाम्पल और बोला तुम ही खरीद लो मेरे शेयर, मुझे हजारों लोगों को जाके उनको नहीं बेचना, तुम ही मेरे सारे शेयर खरीद लो, तुम ही दे दो मुझे 1000 करोड़ रुपए, तुम ही दे दो, ठीक है। तो वो होती है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है जी। अगला है ई आईपीओ। ई आईपीओ मतलब आईपीओ, है ना? तुमने ऑनलाइन अपना जो आईपीओ निकाला है, लोगों को बोला है कि मेरा आईपीओ आ रहा है और इस आईपीओ के थ्रू तुम जो है मेरे शेयर खरीद लो, मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाऊंगी और तुम मुझे पैसे दे देना और मेरे शेयर तुम्हें मिल जाएंगे। वो आईपीओ है, ठीक है ना? आईपीओ तुम सबने बहुत बार सुनी रखा होगा। आईपीओ जब भी आता है तो मोस्टली कंपनीज का शेयर बहुत ऊपर लिस्ट होता है, अच्छा खासा पैसा बनता है। तुमने उसमें पढ़ा होगा ना इशू ऑफ शेयर में कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, शेयर कम होते हैं, तो फिर हमें प्रो राटा अलॉटमेंट करनी पड़ती है। किसी ने 10 शेयर मांगे थे, उसको मिला एक ही, किसी को एक भी नहीं मिला, रिजेक्शन आ गई। मुझे तो रिजेक्शन ही आती है हर बार, मिलता ही नहीं है कभी, कोई शेयर अलॉट ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब अब वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, टोटली किस्मत के ऊपर होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, अगर एप्लीकेशन ज्यादा आई, कुछ को रिजेक्ट करती है, वो सारा आईपीओ का खेल ही होता है, आईपीओ के अंदर ही वो सारा कुछ होता है, ठीक है। अब तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या है देखो। तो प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये सारा काम ऑनलाइन ही होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। फिक्स लोकेशन क्या है? जैसे हर एक सिटी में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। पहले तो सारा कुछ ही ऑफलाइन होता था, जब ये ऑनलाइन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, ये सब कब आया? ये तो अराउंड 2000 आया है, 2000s में आया है ये सब तो। 90s में तो कुछ भी नहीं होता था। तो उस टाइम तो सारी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग ऑफलाइन होती थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां पे होती थी। अब तो आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन आ गया है, ठीक है। अच्छा, कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी होती है एक साइड और वो सीधा इन्वेस्टर को शेयर बेचती है और पैसा कंपनी के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने दूसरे को अपना शेयर बेचा, दूसरे ने तीसरे को शेयर बेचा, तीसरे ने आगे बेचा, ये आपस में खेल रहे हैं, कंपनी का कोई इससे लेना देना नहीं होता, ठीक है। इससे डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होती है, क्योंकि डायरेक्टली पैसा कंपनी के पास गया तो सीधा जो कंपनी है उसको पैसा मिला, अब वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर आपस में ही खेल रहे हैं, इसमें कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा, इसमें कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा, कंपनी को तो मिल गया पैसा। तो इसके अंदर जो है इनडायरेक्टली प्रमोट होती है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। प्राइस, इसमें कंपनी प्राइस डिटरमिन करती है कि मुझे किस रेट पे अपना शेयर बेचना है, लेकिन इसमें टोटली डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। जिस शेयर का डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ज्यादा, जिसकी डिमांड कम उसका प्राइस कम, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकेंडरी मार्केट अब क्या है उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भैया उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें चाहिए रहता है एक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है, जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। इसको ऐसा समझो एक सीबीएसई है। सीबीएसई एक इंस्टीट्यूशन है जो सारे स्कूलों को एक लाइसेंस देता है
और अगर सीबीएसई का लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम स्कूल नहीं चला सकते, तुम बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते, तुम बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते। और सीबीएसई ये मेक श्योर करता है कि जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, टीचर ऐसा हो, लैब ऐसी हो, बुक्स ये वाली हो। तुमने क्यों सारे एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हो? क्योंकि सीबीएसई ने बोल रखा है हर बच्चे को हर स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ानी पड़ेगी। तो सीबीएसई सारा मेक श्योर करता है कि पूरे स्कूलिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक बार पूरी चेन समझा देती हूँ। सबसे ऊपर है सीबीएसई, उसके नीचे आते हैं बहुत सारे स्कूल, उसके नीचे आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट हो गए, ठीक है, टीचर है ना, ये सब होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे होती है। जो स्टूडेंट है वो है आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर। हम इन्वेस्टर्स ने क्या करना है? किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये जो कंपनी है भैया, ये जो कंपनी है, ऐसा नहीं है कि अपने ऑफिस में बिठा के हमें बोले कि अरे लाओ पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। नहीं, हम कंपनी के ऑफिस में जाके नहीं देते पैसा। हम कंपनी को कहाँ पे पैसा देते हैं? हम कंपनी को पैसा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाके। कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ता है। कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, हम क्या मतलब, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंटरमीडियरी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंटरमीडियरी है। स्टॉक एक्सचेंज को ही सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं, शेयर मार्केट बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट बोल लो, जो मर्जी बोलो, स्टॉक एक्सचेंज को ही बोले। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंटरमीडियरी है जो कंपनी और इन्वेस्टर को आपस में मिलाती है। स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके कंपनी भी खुद को लिस्ट करवाती है आईपीओ निकाल के, और इन्वेस्टर भी खुद को लिस्ट करवाता है। इन्वेस्टर भी खुद को लिस्ट करवाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड देके। और फिर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके थ्रू ही सारे के सारे शेयर्स की बाइंग होती है, सारे के सारे शेयर्स की सेलिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज पे ही हमें कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, और स्टॉक एक्सचेंज पे ही इन्वेस्टर अपना पैसा देता है, शेयर लेता है, पैसा लेता है, शेयर देता है, जो भी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग हो सकते हैं, हर शहर का अपना होता है। मेजरली बड़े दो ही हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे। ठीक है, मेजरली बड़े दो ही हैं, पुराने दो ही हैं, पर हर शहर में अपना स्टॉक एक्सचेंज होता ही है। ठीक है, अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एक मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, क्योंकि नई वाली तो इशू हो गई प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अच्छा, अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये एक तरीके से स्कूल है, ये एक तरीके से स्कूल है। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये एक तरीके से स्कूल है। लेकिन इस स्कूल के ऊपर तो कौन बैठा है? सीबीएसई। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कौन बैठा है? सेबी। जैसे सीबीएसई हर स्कूल को लाइसेंस देता है, वैसे ही सेबी क्या करता है? हर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर निगरानी रखता है, और ये मेक श्योर करता है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो रहा हो। कहीं कोई कंपनी यहाँ पे फ्रॉड कर रही हो, कहीं कोई इन्वेस्टर यहाँ फ्रॉड कर रहा हो, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉइज फ्रॉड कर रहे हो, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? सेबी ध्यान रखता है, जो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? हमारे फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि भैया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही तो कंपनी को पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही, सिक्योरिटी मार्केट की वजह से ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है जी, और हमारे जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनको लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, कोई ना कोई शेयर बेच ही रहा होगा, कोई ना कोई शेयर खरीद ही रहा होगा। तो हर वक्त शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो शेयर्स की मार्केटिंग भी हो जाती है कि अरे लेंसकार्ट का आईपीओ आया, चलो लेंसकार्ट के शेयर खरीदे, लेंसकार्ट तो अच्छी कंपनी है। तो कंपनी की मार्केटिंग भी हो गई, और शेयर्स को लिक्विडिटी भी मिल गई कि शेयर खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे। तो जब दिल किया खरीदो, जब दिल किया बेचो। ठीक है, अप्रूवल टू प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होता है। तो भैया हमें पता है कि जो प्राइस यहाँ मिल रहा है वो गलत नहीं है, वो कंपनी वो प्राइस डिजर्व करती होगी तभी वो प्राइस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेक्यूलेशन होती है। स्पेक्यूलेशन क्या? मुझे लगता है जोमेटो का शेयर ऊपर जाएगा, चलो जोमेटो खरीद लेते हैं। मुझे लगता है लेंसकार्ट का शेयर नीचे जाएगा, चलो लेंसकार्ट बेच देते हैं। तो हम फ्यूचर को स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, फ्यूचर को अंदाजा लगा रहे हैं, एक तरीके से सट्टा लगा रहे हैं, एक तरीके से सट्टा लगा रहे हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा सट्टा होता है, कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स देख के सट्टा लगाया जाता है, बट होता है एक तरीके से वही स्पेक्यूलेशन ही है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स द स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ
फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, और इससे लिक्विडिटी भी आती है स्टॉक मार्केट में। अगला है स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्ट। अब आजकल जो है हर कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है, हर इंसान शेयर खरीदना चाहता है, तो इक्विटी कल्ट आजकल बन गया है, लोन पे आजकल काम कम होते हैं, ठीक है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, हम अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को अपनी मर्जी से अपनी फेवरेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, जिसमें हमें लगता है कि बेहतर रिटर्न मिलेगा, वहां पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सेफ ट्रांजैक्शन है, सेफ डीलिंग होती है, बिकॉज सेबी मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। देखो फ्रॉड जब होता है, जब निकल के आता है, फिर वो ना 10-20 रुपए का नहीं आता, फिर वो हजारों करोड़ का फ्रॉड निकल के आता है। पर जब तक वो निकल के नहीं आ रहा, तब तक हमारी डीलिंग सेफ है, तब तक हमारी ट्रांजैक्शन सेफ है। तुम लोगों ने स्कैम्स की मतलब अगर देखिए वेब सीरीज तो अच्छी बात है, वरना कॉलेज में बीकॉम में जाके पढ़ोगे तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएंगी, इतने बड़े लेवल के स्कैम होते थे। पहले ज्यादा स्कैम होते थे क्योंकि पहले सब कुछ ऑफलाइन था, कुछ भी डिजिटल मोड में नहीं था। हमें लिटरली एक पेपर लेके जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, सॉरी, हमें अपना पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ता था, और एक पेपर मिलता था जिसपे लिखा होता था कि मैंने इतने शेयर इस कंपनी के खरीद लिए हैं। पर आजकल सब ऑनलाइन होता है, तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, तो विच इज वाई सेफ्टी सिक्योरिटी काफी ज्यादा आज की डेट में है, ठीक है। इसी को हम क्या सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं, ठीक है। द सेकेंडरी मार्केट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स। तो दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बीएसई बॉम्बे और एक एनएसई नेशनल, ठीक है। हमारे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे देश में हैं। हर एक बड़ी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोई भी बड़ी कंपनी तुम्हारे दिमाग में आए वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। स्टार्टअप्स आजकल आ गए हैं बड़े बड़े, मिलियन बिलियन डॉलर के, जो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट पे खुद को लिस्ट करवा रहे हैं। बायजूस जब बंद हुआ, उससे जस्ट पहले वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला था, पर उसी टाइम उनकी सारी गड़बड़ी पकड़ी गई, ठीक है। बोर्ड काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने का, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं, या तो वो हो गई हैं लिस्ट, या वो ट्राई करती है कि लिस्ट हो जाएं, ठीक है। स्टार्टअप्स कुछ एक नहीं हुए हैं, बट जो पुरानी कंपनीज हैं वो सारी लिस्टेड तुम्हें मिलेंगी, बड़ी कंपनीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अलग-अलग टर्म्स आएँगी, अलग-अलग टर्म्स आएँगे, मैं उनको समझाती चली जाऊँगी, तुम समझते चले जाना। पहले क्या होता था, यार देखो, कब आया फ़ोन, एंड्रॉइड, एप्पल, ये कब आए हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कब आया ये सब? ये सब तो 2000s में आया है, ठीक है? मतलब जब मैं पैदा हुई, तुम पैदा हुए, ऑलमोस्ट उसके आस-पास ही ये सारा कुछ शुरू हुआ है। जैसे-जैसे हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, वैसे-वैसे ही ये सारा इंटरनेट की जर्नी भी शुरू हुई। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले या तो बटनों वाले फ़ोन होते थे, या वो भी नहीं होते थे। तो उससे पहले ना बेटा इंटरनेट नाम की चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। तो उससे पहले अगर तुम्हें शेयर खरीदने होते थे, तुम पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, व्हिच इज़ अ बिल्डिंग, एन ऑफिस। तुम एक ऑफिस में जाते थे, उस ऑफिस में एम्प्लॉइज़ को बोलते थे कि मुझे लेट्स से विप्रो का शेयर खरीदना है, और वो ऑफिसर, वो एम्प्लॉयी तुम्हें एक पत्तर देता था, एक ऐसे है ना, एक रिसीट देता था, जिसपे लिखा होता था कि तुमने 100 शेयर्स फलाना-फलाना कंपनी के खरीद लिए हैं। अब ये जो रिसीट है, तुम इसको अपने पास सँभाल के रखोगे, और जब तुम्हें बेचना है तो ये रिसीट लेके जाओगे, और वही ऑफिस में जाओगे, एम्प्लॉयी को रिसीट दोगे, अपना पैसा लेके आ जाओगे। ये सारा फिजिकल फॉर्म में होता था। तो ये जो रिसीट है, ये टेक्निकली क्या है, एक शेयर है, एक स्टॉक है जो तुम्हारे पास फिजिकल फॉर्म में पड़ा है। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल कोई काम फिजिकल मोड में नहीं होता, आजकल सारा काम ऑनलाइन मोड में होता है। आजकल सारा काम ऑनलाइन मोड में होता है। आजकल अगर मुझे शेयर खरीदना है तो क्या होगा, एक ऐप है मेरे फ़ोन में, काइट, ज़ीरोधा तुमने देखा होगा मम्मी-पापा के फ़ोन में, ग्रो देखा होगा, ठीक है? ऐसे ऐप्स हैं, इस ऐप के अंदर मैं जाऊँगी, खुद को रजिस्टर कराऊँगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे दूँगी, और ये ऐप क्या करेगा, मेरे को रजिस्टर कर देगा, ठीक है? और मेरे को बोलेगा कि लाओ पैसा दो। अच्छा, पैसा भी मैं ऑनलाइन ही डाल दूँगी, यूपीआई ट्रांसफर कर दूँगी। और मैं बोलूँगी कि ला भैया 100 शेयर मेरे को खरीद दे, तो मेरे को पेपर नहीं मिलेगा। उसी ऐप में, उसी ऐप के अंदर मेरे को मेरा अकाउंट के अंदर शो करेगा कि 100 शेयर इस कंपनी के, 200 शेयर इस कंपनी के, 300 शेयर इस कंपनी के। मुझे ऐसे लाइन वाइज़ बस वो शो करने लग जाएगा। तो आजकल ये सारा पेपर वाला काम बंद हो चुका है, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। इस पेपर वाले काम को ऑनलाइन फॉर्म में ट्रांसफर करना, इसी के प्रोसेस को क्या बोला गया, डीमटेरियलाइजेशन बोला गया। देखो मटेरियल क्या होता है, फिजिकल फॉर्म, मटेरियल फॉर्म क्या होती है, फिजिकल फॉर्म। मटेरियल का उल्टा करना है, डीमटेरियल करना है।
फिजिकल फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म में ट्रांसफर करना है, उसके प्रोसेस को बोला गया डीमटेरियलाइजेशन। तो आज की डेट में सारे के सारे स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं इंस्टेड ऑफ द फिजिकल फॉर्म। ठीक है, पहले शेयर सर्टिफिकेट होता था, अब नहीं है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है, ठीक है, इस जो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पेपर फॉर्म ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स, उस प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई अच्छे से बात। अच्छा, अब एक और चीज समझो, अब एक और चीज समझो, मैंने क्या बोला, मैं एक ऐप पे जाऊंगी, उस ऐप पे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी, उस अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, उस अकाउंट को बोला जाता है डी मैट अकाउंट। डीमैट क्या है, इसी का तो शॉर्ट फॉर्म है, इसी का तो शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं इस ऐप में जाऊंगी, इस ऐप में जाके क्या करूंगी, अकाउंट बनाऊंगी। कौन सा अकाउंट, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में क्या मिलेगा, मुझे शेयर मिलेंगे, मैं ऑब्वियसली खरीदूंगी तभी मिलेंगे, फ्री में थोड़ी ना मिलेंगे। डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। समझ गए कहानी। अब तुम पूरी कहानी मेरे से एक बार जल्दी से समझ लो। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी एक बार, पूरी कहानी जल्दी से समझा देती हूँ। ठीक है, पूरी कहानी इतनी सी है, पूरी कहानी ऐसी है कि ना, ये बैठी है एक कंपनी और ये बैठा है एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास पैसा है जो इस कंपनी में उसे लगाना है, पर ये दोनों आपस में ऐसे मिल नहीं सकते सीधा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कंपनी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज के पास और स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट करवाएगी अपना आईपीओ निकाल के। ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्टर सीधा स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते। मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट नहीं बनवा सकती। मुझे अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होगा एक ऐप, मुझे अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होगा एक ऐप। उस ऐप को हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी। देखो, उस ऐप को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, उस ऐप को हम डिपॉजिटरी नहीं बोलेंगे, उस ऐप को हम बोलेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उस ऐप को मुझे मेरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो ऐप क्या होगा, जैसे कि तुम देखना तुम्हारे फोन में, मम्मी पापा के फोन में एक अकाउंट ऐप होगा काइट के नाम से, जीरोधा के नाम से, एक ऐप होगा ग्रो के नाम से। देखना जरा मम्मी पापा के फोन में, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये जो ऐप है, मुझे ये ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप भी कोई कंपनी है ना, ऐसा तो नहीं मेरा ऐप थोड़ी है। तो ये जो कंपनी है ये क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब मैं शॉर्ट में डीपी बोलूंगी, बड़ा लंबा नाम है, हर बार पूरा नहीं बोलूंगी, डीपी। मैं एक ऐप डाउनलोड करूंगी जो इनमें से किसी ना किसी डीपी का होगा। इस डीपी के पास जाके मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, इन्वेस्टर जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जाके पता है इन्वेस्टर क्या बोलेगा, कि भाई मेरा एक अकाउंट बना दे। कौन सा अकाउंट बना दे, डीमैट अकाउंट बना दे, जिसमें मुझे शेयर मिल सके। तो मैं ये ऐप डाउनलोड करूंगी। वो ऐप किसका होगा, मिस्टर डीपी का ऐप होगा। और उस ऐप के अंदर मेरा एक अकाउंट बनेगा जो क्या होगा, डीमैट अकाउंट होगा। और उस डीमैट अकाउंट के अंदर मेरे पास आएंगे बहुत सारे शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ गए। तो इन्वेस्टर जाएगा डीपी के पास, डीपी मेरा अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट, डीमैट अकाउंट। अच्छा, डीपी किसके पास अकाउंट बनाएगा, डीपी किसके पास बनाएगा मेरा अकाउंट, डीपी मेरा अकाउंट बनाएगा डिपॉजिटरी के पास। डीपी मेरा अकाउंट बनाएगा डिपॉजिटरी के पास। देखो, इसको ऐसे समझो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे उस पैसे को बैंक में रखना है, लेकिन मैं सीधा बैंक के पास नहीं जा सकती, मुझे एक ब्रोकर के पास जाना होगा। वो ब्रोकर मेरा सेविंग्स अकाउंट खोलेगा किसी बैंक के पास। वो ब्रोकर जो है मेरा एक सेविंग्स अकाउंट खोलेगा किसी ना किसी बैंक के पास, मेरा सेविंग्स अकाउंट खोलेगा किसी बैंक के पास। और फिर वो जब बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा, फिर उस अकाउंट के अंदर मैं डाल सकती हूँ अपना पैसा। समझ गए। तो मैं एक पैसे वाली हूँ, मेरे पास एक ब्रोकर है, मैं ब्रोकर के पास जाऊंगी कि मेरा अकाउंट खोल। वो ब्रोकर किसी एक बैंक के पास जाके मेरा सेविंग्स अकाउंट खोलेगा जिसमें मैं अपना पैसा डालूंगी। वही बात यहाँ पे, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं डीपी के पास जाऊंगी, उसे बोलूंगी मेरा अकाउंट खोल दे, ये ले पैन कार्ड, ये ले आधार कार्ड, ये ले बैंक डिटेल्स, मेरा एक अकाउंट खोल। कौन सा अकाउंट, डीमैट अकाउंट। किसके पास खुलेगा वो अकाउंट, डीपी मेरा वो अकाउंट किसके पास खोलेगा, डिपॉजिटरी की वेबसाइट पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके मेरा अकाउंट खोलेगा, डीमैट अकाउंट। ठीक हो गई बात। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, अब वो मुझे कनेक्ट करवाएगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और फिर मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फिर मैं इस डीपी का जो ऐप होगा ना, इसके ऐप पे जाऊंगी और इस ऐप के थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ स्टॉक एक्सचेंज का। इस ऐप के थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ स्टॉक एक्सचेंज का। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है,
इस पे अब मैं जो भी शेयर खरीदूंगी वो इसमें आएगा, जो भी शेयर बेचूंगी वो इससे निकल के वापस जाएगा। समझ गए? तो डीपी जो है ये मुझे दो चीजों से कनेक्ट करवाता है, एक तो इसके पास मेरा अकाउंट बनाता है और मुझे फिर इससे कनेक्ट करवाता है जिससे मैं शेयर खरीद बेच सकती हूँ, और इसके थ्रू मैं कंपनी से कनेक्ट कर रही हूँ, कंपनी के शेयर ही तो खरीदूंगी बेचूंगी। तो ये पूरे का पूरा साइकिल है, ये पूरे का पूरा साइकिल है। ठीक है जी। तो डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी वो बैंक है जिसके पास अकाउंट खुलता है ना? तो डिपॉजिटरी क्या है? दो ही डिपॉजिटरी है इस देश में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है? एनएसडीएल ज्यादा बड़ी है, ठीक है? दे होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, दिस, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है? डीपी क्या है? एक ब्रोकर की तरह है, एक ब्रोकर की तरह है, एक कंपनी है जिसका ऐप है, ठीक है? अब क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है ना, ये जो डिपॉजिटरी है इसके पास मेरा डीमैट अकाउंट है, इसके पास पड़े हैं मेरे शेयर, लेकिन मैं सीधा इस पे भी नहीं चाहती, एक ब्रोकर के थ्रू इस तक पहुंचती हूँ। उस ब्रोकर को क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है? टेक्निकली ये सारी की सारी कंपनीज हैं, सिर्फ जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ना ये सरकारी है, लेकिन ये सारी की सारी कंपनी है। एनएसडीएल, सीडीएसएल प्राइवेट कंपनीज है, जीरोधा, काइट ये भी हमारी सरकारी प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है ना? ये ब्रोकर है, ठीक है? एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी विच इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विस, कमर्शियल बैंक, ठीक है? इनको ये सारी सर्विसेज देता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है अब मेरा? अब तुम्हें पूरा प्रोसीजर समझ आएगा। अब प्रोसीजर क्या है? पहले तो मैं एक ब्रोकर सिलेक्ट करूंगी, मतलब कि मैं पहले तो एक डीपी सिलेक्ट करूंगी, उस डीपी को बोलूंगी कि भाई मेरा डीमैट अकाउंट खोल दे किसी एक डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी कौन सी? या तो एनएसडीएल के पास खुलेगा तुम्हारा अकाउंट, या तो सीडीएसएल के पास खुलेगा, किसी भी एक के पास तुम खुलवा सकते हो। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास अकाउंट खुल गया, डीमैट अकाउंट खुल गया, तो फिर क्या करोगे? ऑर्डर करोगे। ऑर्डर ये तो प्लेस करोगे ना कि भाई मेरे को रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदवा दे। अच्छा जी, तो अब ऑर्डर किसके पास किया? अब तुमने ये जो ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, पर तुमने ये ऑर्डर इस ब्रोकर के थ्रू, इस डीपी के थ्रू प्लेस किया है। समझ रहे हो? तुमने ये जो ऑर्डर है इस डीपी के थ्रू प्लेस किया है, क्योंकि उसके ऐप पे जाके ही तो ऑर्डर प्लेस करोगे। तो ये जो ब्रोकर है इसको तुमने बोला इसके ऐप में जाके कि प्लीज मेरे को जो है रिलायंस के शेयर बाय करवा दो। ये तुम्हारा ऑर्डर लेके गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, ये तुम्हारा ऑर्डर लेके गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, और इसने स्टॉक एक्सचेंज पे जाके मैच किया कि तुम्हारे बेस्ट प्राइस तुम्हें क्या मिल सकता है, मतलब जो भी करंट रेट चल रहा होता है मार्केट में उस रेट पे तुम्हारी मैचिंग ये करवा देते हैं, और फिर ये तुम्हारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर मैच हुआ, प्राइस मैच हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये तुम्हारी ईमेल पे आ जाएगा। इसके अंदर सारी डिटेल लिखी होगी, कितने शेयर, किस कंपनी के शेयर, किस रेट पे, किस टाइम पे, किस मिली सेकेंड पे तुमने खरीदे, किस डेट पे खरीदे, ठीक है? अच्छा, कौन से डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदे, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे, एनएससी पे, बीएससी पे, ठीक है ना? अच्छा, कोई भी और एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ इस मेल में लिखा होगा। और ये जो मेल है ये कल को तुम कोर्ट में भी लेके जा सकते हो अगर तुम्हें कोई केस करना पड़े तो। ये मेल प्रॉपर, ये मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट तुम कोर्ट में लेके जा सकते हो अगर तुम्हें किसी पे केस भी करना पड़े, तो लीगली ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा, ठीक है? तो तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तुम्हें लीगल प्रूफ उसका मिल गया। अब ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, पर अब तुम्हारे पास पैसे अभी तक आए नहीं, शेयर अभी तक आए नहीं है, तो अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, शेयर लेना पड़ेगा। सो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? दो लोग हैं, ये हम दो लोग हैं, मैंने शेयर को बाय करना है, सर ने शेयर को सेल करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी डीपी के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी कि भाई स्टॉक एक्सचेंज पे जा, है ना, मेरे शेयर खरीद के लेके आ। सर जी अपने डीपी के पास जाएंगे और सर जी अपने डीपी को बोलेंगे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास जा, शेयर लेके आ, ठीक है? तो ये भी गया, ये भी गया डीपी, है ना? तो ये भी गया, ये भी गया, इन दोनों का प्राइस मैच हो गया, हम दोनों का प्राइस वाइज मैच हो गया, ठीक है? हमने बोला अरे भाई वाह, ला मुझे शेयर दे दे, इनने बोला वाह भाई शेयर ले ले मेरे से, ठीक है? अब क्या हुआ? अब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया। अब क्या होगा? अब पहले हो गया डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट। अब क्या होगा डे वन पे? अब क्या होगा डे वन पे? इनको सेल करना है ना, तो डे वन पे ये अपने शेयर्स जो है इधर ट्रांसफर कर देंगे, और मैं अपना जो पैसा है, मनी जो है
वो इधर ट्रांसफर कर दूंगी डे 1 पे, ठीक है। मैं क्या कर दूंगी, डे 1 पे अपनी पेमेंट कर दूंगी और सर अपने शेयर्स डिलीवर कर देंगे। डे 2 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज ये शेयर मेरे को दे देगा और ये पैसा इनको दे देगा। डे 2 पे क्या होगा, सेटलमेंट साइकिल होगा। डे 2 पे क्या होगा, जिसको हम T+1 डे बोलते हैं, ठीक है, उस पे क्या होगा, डिलीवरी ऑफ शेयर होगा, मेकिंग ऑफ पेमेंट होगा। और ऐसे ही जो शेयर्स हैं वो इधर से उधर घूम जाते हैं, पैसा इधर से उधर पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर है। ये पूरा इसके अंदर ही सेटलमेंट साइकिल 2 दिन का चलता है। पहले दिन पैसा जाता है, शेयर आता है, दूसरे दिन इनको एक दूसरे की अमानत दे दी जाती है, ठीक है। ये क्या है, मेरा पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर है जो तुम यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। वही सिंपल सी चीज है कि ब्रोकर के पास जाओगे, ये सारी डिटेल्स दोगे तो ब्रोकर तुम्हारा अकाउंट खोलेगा, या तो एनएसडीएल के पास खोलेगा या तो सीडीएसएल के पास तुम्हारा एक अकाउंट खोलेगा, ठीक है। फिर तुम अपना ऑर्डर दे दोगे कि भाई मेरे को इतने शेयर्स को खरीदना है या बेचना है, किस रेट पे खरीदना है बेचना है, ठीक है। फिर तुम्हें ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल जाती है। फिर तुम्हें क्या होता है, तुम्हारा प्राइस मैच किया जाता है और उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। विद इन द 24 आवर्स तुम्हें ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल जाती है। तुम्हारा ऑर्डर जो है, जो ब्रोकर है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है जो कि लीगली एनफोर्सिएबल होता है, ठीक है ना। फिर तुम्हारे शेयर तुम्हारे पास आ जाते हैं पे इन डे पे, पहले दिन पे, पे इन डे जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो तुम्हारे शेयर्स चले जाते हैं, पैसा आ जाता है। फिर T+2 डे का, 2 दिन का हमारा ये सेटलमेंट साइकिल होता है। T+2 डे पे वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, वो T+2 होता है, मैंने 1 बोल दिया था। T+2 डे पे, सेकेंड डे पे तुम्हारे को जो है, टी मतलब ट्रेड, ट्रेड से दूसरे दिन तुम्हें जो है एक्सचेंज पूरा तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है। बस ये पूरे का पूरा तुम्हारा क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया मेरा ट्रेडिंग का प्रोसीजर। अब देखो इसके अंदर मैंने तुम्हें सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में समझा दिया है कि भैया तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम्हें कहीं पे पैसा देना है तो बैंक में अकाउंट खुलवाना है ना। वो बैंक क्या है, डिपॉजिटरी। इसके लिए ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन सा अकाउंट खोलेगा, डीमैट अकाउंट खोलेगा। किसके पास खोलेगा, डिपॉजिटरी के पास। शेयर कहाँ बेचोगे जाके, स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज 2 है, एनएसई बीएसई। डिपॉजिटरी 2 है, एनएसडीएल सीडीएसएल। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, ब्रोकर है, जो सिंपल सा एक कंपनी है ना, ऐप है, सिंपल नहीं है, हजारों करोड़ों की कंपनी है, ठीक है। जीरोधा है, ग्रो है, ऐसी कंपनीज है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। पहले तुम अपना ऑर्डर दे, पहले अकाउंट खुलवाते हो, फिर तुम उसके पास जाके अपना ऑर्डर देते हो, फिर वो ऑर्डर को जाके मैच करता है, प्राइस मैच करता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। पहले दिन अपना अपना माल देते हो, दूसरे दिन पे तुम्हारा माल एक्सचेंज हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बस इतना सा तुम्हारा पूरा ये ट्रेडिंग प्रोसीजर है, ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है सेबी का, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी का क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर में से, या तो सेबी का बनता है या जो ऊपर 2 डिफरेंसेस पड़े वो डिफरेंस बनते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता। ट्रेडिंग प्रोसीजर भी हार्डली कभी पूछा जाता है। एक आध नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि पे इन पे, एक नंबर का, कि पे इन पे, सॉरी एक या दो, हाँ एक नंबर का या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कई बार। पे इन पे आउट डे क्या है, यू नो, T+1 T+2 डे क्या है। एक आध नंबर में ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यू वगैरह में। बट लॉन्ग नहीं आएगा कि पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर बताओ 6 नंबर में, वैसा नहीं आता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेबी। क्या है भैया, सेबी मैंने तुम्हें बता ही दिया। सेबी क्या है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ने बना रखी है सो दैट ये पूरा जो काम चल रहा है इसकी निगरानी रखी जा सके। कंपनी से लेके, स्टॉक एक्सचेंज से लेके, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तुम्हारे डीमैट्स अकाउंट्स एंड तुम्हारा तुम इन्वेस्टर्स, सब पे निगरानी कौन रखता है, सेबी। सेबी का काम है इस पूरे साइकिल में जो भी कोई इन्वॉल्व्ड है, जो भी काम चल रहा है, ए टू जी एवरीथिंग के ऊपर नजर रखना सेबी का काम है, ठीक है। जैसे बैंक्स के ऊपर नजर रखते हैं आरबीआई, ठीक है ना। रूरल एरिया के बैंक्स पे नजर रखता है नाबार्ड, ठीक है ना। वैसे ही इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट पे नजर कौन रखता है, सेबी। इसका हेड है पापा जी या दादाजी हैं। कोई भी गलती है ये पकड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे चेकिंग ये करेंगे, रेगुलर ऑडिट ये करेंगे, ठीक है। और पनिशमेंट ये देंगे, सब ये करेंगे, सेबी साहब करेंगे, ठीक है जी। तो सेबी जो है 12 अप्रैल 1988 को सरकार ने जो है इसको बनाया, ठीक है, एक ऑर्डर पास करके, ठीक है। क्यों, ताकि डेवलपमेंट हो सके स्टॉक मार्केट की, ठीक है। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, और स्टॉक मार्केट रेगुलेट हो सके कि प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चल सके,
ठीक है। तो रेगुलेट करे स्टॉक मार्केट को। रेगुलेट करे का क्या मतलब है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज और जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसको सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे मैंने बोला, टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चलाया जाए। प्रोटेक्ट हो, कोई भी फ्रॉड ना हो, इन्वेस्टर को गाइड भी किया जाए, एजुकेट भी किया जाए। इसीलिए जब तुम ऐप खोलते हो ना, तो ऐप में लिखा होता है कि 90% लोग तो पैसा लूज करते हैं, पहले ही वार्निंग दे रखी होती है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट करो, गाइड करो, एजुकेट करो इन्वेस्टर को, प्रिवेंट करो कि कोई भी फ्रॉड ना हो, ठीक है। एक बैलेंस बना रहे बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, एंड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। प्रिवेंशन होनी चाहिए फ्रॉड की, एंड एक कोड ऑफ कंडक्ट तुम डेवलप करो ताकि फेयर प्रैक्टिसेस जो है चलती रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, लॉज बनाओ ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। रोल एंड पर्पस क्या है सेबी का? इशुअर के लिए क्या है? इशुअर बोले तो कंपनी, कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, किसी भी कंपनी के लिए क्यों जरूरी है सेबी का होना? क्योंकि बहुत ही इजी, फेयर, एफिशिएंट मैनर में वो अपने शेयर्स कंपनीज बेच सकती हैं। इन्वेस्टर आपके और मेरे लिए क्यों जरूरी है सेबी? क्योंकि हमारा पैसा बचेगा, पैसा सेव रहेगा, हमारे को जो है सारा कुछ, हमारे राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, एडिक्वेट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें रेगुलर बेस पे मिलती रहेगी, ठीक है। इंटरमीडियरी जैसे कि जो डीपी है ना, ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है सेबी? क्योंकि उन लोगों को भी एक कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा अपना सारे का सारा काम करने के लिए, ठीक है। लास्ट है फंक्शन ऑफ सेबी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में भी। वो क्या है? 3 फंक्शन है। रेगुलेट करना सबसे पहले, फिर प्रोटेक्ट करना, फिर डेवलप करना। रेगुलेट करने का सिंपल मतलब है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बना के रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोटेक्ट करना मतलब प्रॉब्लम हो गई है तो उससे सॉल्व करना, प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना। डेवलप करना मतलब इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम लेके आना, ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? रजिस्टर करो, रेगुलेट करो वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, मतलब कोई भी ब्रोकर आ रहा है बिना लाइसेंस के नहीं आ सकता। लाइसेंस कौन देगा? सेबी देंगे, ठीक है। कंपनी के बिड्स, जो कंपनी बिड्स लगाती है अपने प्राइसेस है ना, देती हैं, उसका टेक ओवर करना, उसको रेगुलेट करना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ठीक है। इंक्वायरी करना, ऑडिट करना स्टॉक एक्सचेंज की, एनएसई, बीएसई। अल्टीमेटली इंसान ही तो चला रहे हैं और इंसान तो फ्रॉड करेगा ना, तो उनका रेगुलर चेकिंग रखना कि एनएसई बीएसई के जो एम्प्लॉइज हैं क्या वो कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे किसी के साथ मिलकर, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह के वर्किंग को रेगुलेट करना, सारे ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबका ध्यान रखना, ये सब लोग हैं इन सबका ध्यान रखना। इन सारे कामों को करने के लिए फीस लगाना, फ्री में तो नहीं हो गए सारे काम, इन सबको करने के लिए फीस लगाना। और कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी, मतलब ये सब तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे काम होंगे जो इसमें नहीं लिखे गए होंगे, तो वो सारे काम भी करना, जो सारे कामों को करने की पावर सेबी को दे रखी है इस एक्ट के अंडर। तो सेबी को जब बनाया गया था तो एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसको पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 56 का। और इसके अंडर जो भी पावर सेबी को दी गई है उसके अकॉर्डिंग सेबी साहब काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ओके जी। दूसरा फंक्शन क्या है सेबी का? डेवलपमेंटल फंक्शन, कि सेबी जी को हमारे क्या करनी पड़ेगी? इंटरमीडिएरीज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंडक्टिंग रिसर्च, पब्लिश इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और कोई भी ऐसा मेजर लेना पड़ेगा जिससे डेवलपमेंट हो हमारी शेयर मार्केट की, ठीक है ना। एंड लास्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अब देखो जैसे जोमेटो है, जोमेटो लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे। जोमेटो के जो फाउंडर हैं, जोमेटो के जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज हैं, उनको सब पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, उनको सब पता है शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। अरे वो तो यही करते रहे सारा दिन बैठ के, वो तो सारा दिन यही करते रहे फिर बैठ के कि यार आज ना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसको तो पता ही होगा ना कि आज कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उसके पास तो होगी ना, तो वो पहले ही सारे शेयर खरीद ले कंपनी के और अगले दिन जाके बेच दे। ये तो गलत होगा ना, क्योंकि इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे तुम अपनी कंपनी के शेयर खरीद बेच नहीं सकते। इसीलिए अगर मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट से जाके खरीद बेच नहीं सकती, मेरे क्लोज लोग भी जाके नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनको भी मैं बता दूं कि मम्मी मैं तो नहीं खरीद सकती, तुम खरीद लो जाके, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इस पे चेक रखा जाता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। प्रोहिबिट्स फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिस ना हो रही हो, कोई भी फ्रॉड ना हो रहा हो,
कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को जो है तोड़ ना रहा हो, सारे रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग काम हो रहे हो, और इन्वेस्टर को एजुकेट करना ताकि इन्वेस्टर भी हर चीज ध्यान से कर सके। ठीक है, तो ये सारे काम सेबी के होते हैं, सारे डेवलपमेंटल प्रोटेक्टिव रेगुलेटिव फंक्शन होते हैं। ओवरऑल क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? एक तो लास्ट टॉपिक सेबी का पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ा मनी मार्केट क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। फिर कैपिटल मार्केट क्या है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट तो सिंपल है कि आईपीओ वगैरह लेकर आओ। सेकेंडरी मार्केट जो है, इसके अंदर पूरा आपका ट्रेडिंग होता है, जिसका पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर है, जिसमें अलग अलग नाम है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, है ना। उसके बेसिस पे पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ा। दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, दो ट्रेडिंग दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल सीडीएसएल, ठीक है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? ब्रोकर है, जीरोधा, ग्रो, काइट, है ना, ये सब। ठीक है, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह सब हमने कर लिया है। कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, लेकिन पहले डन लिखो जरूर कि मैंने पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अपने सारी चीज के नोट्स अच्छे से बना लेना। मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, मनी कैपिटल का डिफरेंस एंड सेबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरा चैप्टर अच्छे से आई होप तुमने कर लिया होगा। ठीक है, अब अच्छे से अपनी रिवीजन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाने से पहले, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह पे हमें फॉलो कर लो। मैं मिलूंगी अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।